नमस्कार। यूपीपीसीएस 2023 के करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने थंबनेल पर लगा हुआ है कि पिछले 6 महीने के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपीपीसीएस 14 मई का जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए मित्रों, आज के इस करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये समसामयिकी करंट अफेयर का क्लास नंबर 1 होगा। इसके बाद हम आपके सामने 150 प्रश्नों के 3-4 वीडियो लेक्चर और लेकर आने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया जहाँ पर आपको इसका PDF भी दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो याद रखेंगे साथीगढ़, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6.8% का अनुमान लगाया है। इसी श्रृंखला में दूसरा प्रश्न आप सभी के बीच। केंद्र सरकार द्वारा भारत में तपेदिक रोग यानी टीबी को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2025 तक। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। कथन दूसरा है कि भारतीय रेलवे की कुल लंबाई 68,031 किलोमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और कथन 2 दोनों ही सही हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कथन पहला है कि रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, उपदान और वेतन एवं पेंशन को संघीय बजट में गैर योजना व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कथन दूसरा है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त आयोग द्वारा संसद पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है, कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आप सभी के बीच कि हाल ही में नव प्रचलित शब्द फ्री अन्न के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल को शामिल नहीं किया गया है। तो बताएंगे इनमें से कौन सी वो खाद्य फसल है जिसको शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरसों को शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे फ्री अन्न में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। एक तो बाजरा, ज्वार और कंगनी। ये आपकी जो चौथी फसल है सरसों, इसको शामिल नहीं किया गया है। छठा प्रश्न आप सभी के बीच कि केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न आप सभी के बीच कि वैश्विक परिदृश्य में भारत वर्तमान में किस क्रम का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखेंगे अमेरिका की, उसके बाद आप याद रखेंगे भारत की 5वें नंबर की है। मित्रों, बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। इस श्रृंखला का 8वां प्रश्न आप सभी के बीच। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1950 में पेश किया गया था। कथन दूसरा कि आर्थिक समीक्षा एवं केंद्रीय बजट को संसद पटल पर वित्त मंत्रालय द्वारा रखा जाता है। आपके सामने कौन सा ऑप्शन है आप बताएंगे। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल कथन दूसरा ये आपका गलत, केवल ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी श्रृंखला में 9वां प्रश्न आप सभी के बीच। प्रश्न कह रहा है, देखिए 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारित स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारित पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किरीट परीख समिति। तो आप याद रखेंगे ये। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 10वां कि भारत से कृषि और समृद्ध उत्पादकों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है, बताइए। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी 18%। ठीक है, 2022 के अपेक्षा 2023 में 18% निर्यात बढ़ा है कृषि क्षेत्र में। इसी बीच अगला प्रश्न कि केंद्र सरकार केमिकल रसायनों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी करना चाहती है। इसके लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PM प्रमाण। ठीक है, PM प्रणाम योजना, ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है भारत के शीर्ष 3 निर्यातक वाले देश कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन से, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। शीर्ष 3 निर्यातक गंतव्य वाले देश, तो आप याद रखेंगे अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, उसके बाद नीदरलैंड। अगला प्रश्न आपका, संघ सरकार के निम्नलिखित घाटों का अवरोही क्रम है। तो याद रखिए दोस्तों, जो केंद्र सरकार उसको जो घाटा होता है उसका अवरोही क्रम क्या क्या है, ये आपको पूछा गया है। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा, उसके बाद राजस्व घाटा, उसके बाद प्रारंभिक घाटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए राशि के साथ पशुपालन अवरचना कोष की स्थापना की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2020 में। 14 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आप सभी के बीच। 15वां प्रश्न, ठीक है, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के राजकोष में सर्वाधिक रुपए के आने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द बोला गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगम कर 16%, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों ही सही हैं, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये रिवीजन के तौर पर सीरीज चल रही है, कंटिन्यू पूरा देखिए। यहाँ से आपको एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 11 से 12 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ पर 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राजस्थान। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, निम्नलिखित मदों में से किसे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है। ऑप्शन आप सभी के बीच है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसाधित और डिब्बाबंद मछली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विडिटी के रूप में प्राप्त किया है। याद रखेंगे 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए, आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और ईमानदारी के साथ आप इस वीडियो को देखते हैं तो अवश्य एग्जाम हॉल में आपको यहाँ से 4 से 5 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि 10 प्रश्न तक भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत वैश्विक परिदृश्य में मांस उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर है। यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो चौथा कथन सही नहीं। उसके बाद एक ये भी कथन आपका सही है कि भारत वैश्विक परिदृश्य में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो ये आपका कथन सही है। दूसरा उस कथन कह रहा है कि भारत वैश्विक परिदृश्य में अंडा उत्पादन में तृतीय स्थान पर है, तो ये भी आपको याद रखना है कि दूध के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, अंडा उत्पादन के मामले में भारत तृतीय स्थान पर है और वैश्विक परिदृश्य में इस्पात उत्पादन के मामले में भारत द्वितीय स्थान पर है। तो ये भी तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चौथा जो कथन दिया गया, जो ऑप्शन दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न आप सभी के बीच, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत शामिल अमृतकाल के 70 में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो सभी साथीगण याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि जो 7 प्राथमिकताओं में किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है, तो महिला सशक्तिकरण को शामिल नहीं किया गया है। इसमें देखिए हरित विकास को शामिल किया गया है, अब संरचना और निवेश को शामिल किया गया है, समावेशी विकास को शामिल किया गया है। शामिल कौन नहीं है, तो महिला सशक्तिकरण शामिल नहीं है। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के राजकोष में सर्वाधिक रुपए के व्यय होने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। या 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो याद रखेंगे 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी ब्याज अदायगी 22%। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन याद रखने हैं, रक्षा 8%, केंद्र प्रायोजित योजना 9%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि प्राथमिक घाटा को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्राथमिक घाटा है ना, इसको किसके माध्यम से मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान के माध्यम से। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला हो जाता है प्राथमिक घाटा को मापने का कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगर आप इसको लगाते हैं तो आप अवश्य अपना प्राथमिक घाटा प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2047 तक, ठीक है, 2047 तक, तो ऑप्शन नंबर डी अगला है। इसी क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। भारत वर्तमान में कुल
53 बाघ रिजर्व हैं, यानी भारत में कुल कितने रिजर्व हैं, तो आप याद रखेंगे पहला कथन कह रहा है कि 53, और दूसरा कह रहा है इसमें बाघों की वैश्विक स्तर की आबादी की 70% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्या ये दोनों कथन सही हैं कि दोनों कथन गलत हैं? कौन सा कथन आपकी नज़रों में सही लगता है वो आप टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है वर्तमान भारत में कुल 53 बाघ रिजर्व हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको बताना कौन कौन से कथन सही हैं। 24 का जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। आप कमेंट करके बताएंगे 53वां कौन सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 53वां, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और कौन से राज्य में बना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है तो आप बताएंगे। आइए मित्रों 25 में क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को किस वर्ष तक शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? 26 में क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2020 तक करने की मंजूरी प्रदान की थी। इसी क्रम में बढ़ेंगे 26 के बाद 27वां प्रश्न आप सभी के बीच। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 तक। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 28वां, ये प्रश्न कह रहा है 28वां कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते समय उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से कारण होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट या बजट होगा बजट की प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आप सभी के बीच कि भारत का सर्वाधिक व्यापक घाटा निम्नलिखित में से किस देश के साथ रहता है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक घाटा होता है ना व्यापार घाटा भारत को, वो किस देश के साथ होता है? तो वो है दोस्तों आपका चीन के साथ। ठीक है, आप सभी को पता है चीन के साथ भारत का सबसे ज़्यादा घाटा होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न आप सभी के बीच 30वां प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि बजट अनुमान 2023-24 के अंतर्गत सर्वाधिक धनराशि का आवंटन निम्नलिखित में से किस केंद्रीय क्षेत्रक योजना को दिया जाता है? तो दोस्तों जो 23-24 में सबसे ज़्यादा जो बजट दिया गया है वो किस योजना के अंतर्गत दिया गया है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ दोस्तों, 23-24 में जो सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें हर व्यक्ति को एक घर दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छी योजना है, काफ़ी लोगों को इससे लाभ भी मिला है। अगला प्रश्न है, भारत का निर्यात दिसंबर 2022 में कितना प्रतिशत घटकर 34.48 अरब डॉलर पर आ गया है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 12.20%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 45.30 लाख करोड़ रुपए। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन का कुल कितना प्रतिशत होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों 33 में क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.3%। ठीक है, 3.3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से नोट किया करें। ठीक है, आइए मित्रों बढ़ते इसी श्रृंखला में अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए प्रमुख रूप से 3 विजन का निर्धारण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? जो 3 विजन हैं उनमें से कौन सा विजन इसमें शामिल नहीं है? जैसा कि पहला कह रहा है कि युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। अगला कह रहा है कि किसानों की समस्याओं का अनुसंधान कर उनका निवारण। ऑप्शन सी है रोजगार सृजन में वृद्धि। ऑप्शन डी है सुदृढ़ एवं स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण का निर्माण। तो याद रखेंगे दोस्तों 34 में क्वेश्चन का जो शामिल नहीं है वो आपका ऑप्शन बी नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 3 विजन में कौन कौन से शामिल हैं? तो एक तो ये वाला शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। किसानों की समस्याओं का अनुसंधान कर उनका निवारण, ये वाला इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। 35 में क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक अनुकूल व्यापार किस देश के साथ रहता है? यानी सर्वाधिक अनुकूल व्यापार की बात की जाए भारत की
तो ये दोस्तों आपका रहता है सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे जो एक तरीके से घाटा होता है ना, वो चीन के साथ व्यापार करने में घाटा होता है भारत को। अगला प्रश्न है, अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता प्रदान करते हुए कुल कितने बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखें दोस्तों, जो यहाँ पर बात की जा रही है ना किसानों की, किस प्रकार खेती, प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10,000, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि कितने बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र द्वारा स्थापित किए जाएंगे, तो 10,000, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में अपनाया जाता है या मनाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सितंबर महीने के, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में नहीं शुरू की गई थी, तो इनमें से ऐसी कौन सी योजना जो 2015 में प्रारंभ नहीं की गई थी, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि ये योजना किस वर्ष चालू की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत विशिष्ट मंत्रालयों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए मित्रों बढ़ते हैं, कौन कौन से घटते हुए क्रम में हैं, वो 4 ऑप्शन देखेंगे आप, उसके बाद आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों बताइए। 39वां क्वेश्चन आप सभी के बीच पर है, चारों को एक बार फरफरी आंखों से पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसे टिक करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो घटता हुआ क्रम है वो आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, उसके बाद सड़क परिवहन, उसके बाद राज्य मंत्रालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेल मंत्रालय यहाँ पर दिया गया, तो याद रखें रक्षा मंत्रालय, फिर सड़क, फिर राजमार्ग या राजमार्ग मंत्रालय, उसके बाद रेल मंत्रालय। आइए 40वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सरकारी समितियां या सहकारी समितियां कार्यालय हैं, तो जो सहकारी समितियां सर्वाधिक है ना भारत में, वो कौन से राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022 के दौरान भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया है, तो ये केवल पूछा गया कि 2022 के दौरान, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10,457 किलोमीटर, काफ़ी तरक्की की है इस बार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुमान 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी 23-24 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो नजर डालेंगे ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है, राजकोषीय घाटा 6.4%, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा 6.8 के समथिंग है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह का सर्वाधिक भाग आकर्षित किया है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर उद्योग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है, 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन, ठीक है। इस बार सर्वाधिक जो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन किया वो चीन ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में या संदर्भ में शीर्ष देश कौन सा है, तो याद रखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में सर्वाधिक जो यहाँ पे जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है, तो वो आपका सिंगापुर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई, तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2047 तक। किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन मिशन की। अगला क्वेश्चन है कि बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित योजनाओं को आवंटित धनराशि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है मैं प्रश्नों को अपनी लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ तो उससे टेंशन नहीं है, ठीक है। सिंपल भाषा होनी चाहिए जिससे कि आप सभी को क्लियर समझ में आती रहे। चलिए मित्रों बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप 4 ऑप्शन को रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना 2000 या 2700 करोड़, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। उसके बाद ये तीनों ही सुमेलित है, आप तीनों को याद रखेंगे। कि मनरेगा 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, यहाँ पर देखिए 60,000 करोड़, और स्वच्छ भारत मिशन 5,000 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही, तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखना है। और कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है 6.0 से लेकर 6.8% तक, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के भी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला कह रहा है कि भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का इतिहास रहा है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज सहायता या सहायता की मात्रा सर्वाधिक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 कथन आपने दिए थे 1 और 2, अब आप इसको टिक करेंगे कौन कौन से कथन सही हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, कथन केवल 1 सही है या कथन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत में केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का इतिहास हमेशा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ज़्यादातर हर बार राजकोषीय घाटा भारत को झेलना पड़ता है। इसी क्रम में बढ़ेंगे 50वें प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दिया गया पृथ्वी शॉ ने आसाम के खिलाफ 11 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी मुकाबले में 13 शतक लगाया। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि इस पारी में पृथ्वी शॉ ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके नाम रणजी ट्रॉफी का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है, केवल ये गलत है। ठीक है, पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ 11 जनवरी 2023 को तो ये शतक लगाया था, परंतु यहाँ पर सेकंड कह रहा है कि इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। क्रिस्टोडोलाइड्स को डेमोक्रेटिक पार्टी मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेटिक अलायंसमेंट का समर्थक प्राप्त था। तो आप याद रखेंगे 51वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ देखेंगे 1 सही है, दोनों सही हैं, 1 2 सही है। इस प्रकार से दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आपसे और हर बार पूछेगा। 2023 में जितने भी एग्जाम होंगे यूपीपीएससी को, उनमें ये प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन सा है। और आप इसको टिक भी नहीं कर सकते क्योंकि आप सोचोगे इनमें शायद हिमाचल हो सकता है, झारखंड हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास सर्वाधिक कार्बन स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि भारत वर्ष 2022 में कुल कितने अरब अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त कर विश्व भर में प्रेषित रकम का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। तो यहाँ पर याद रखने वाला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है। तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किसने घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 55वां। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के शीर्ष 3 आयातक देश कौन कौन से हैं। इससे पहले हमने ऊपर देखे थे निर्यातक देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर अब आयातक फेस की बात हो रही है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एक तो चीन है। चीन सबसे ज़्यादा आयात करता है भारत में। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चीन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, तीनों ही क्रम से याद रखेंगे। आइए मित्रों अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा का 3.4% किया गया है। सेकंड है कि 25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। जब आप इन दोनों कथनों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें जो सही आंसर है वो केवल ऑप्शन बी है। पहला आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन केवल सही हो जाएगा सेकंड। आइए 57वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र एवं केंद्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना % हो रहा है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.1%। ठीक है, किसकी बात हो रही है, राज्यों का अनुमानित व्यय बढ़कर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन कौन से कथन सही है वो आपको बताने हैं। ठीक है, एक तो योजना है कौन सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। पहला कथन कह रहा है कि इस योजना के तहत गैर कारपोरेट गैर कृषिगत लघु या सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए के ऋण प्रदान किए जाते हैं। सेकंड है कि कृषि राशि के आधार पर ऋणों को 3 श्रेणियों में शिशु, किशोर और तरुण में बांटा गया है। अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। जब दोनों कथनों को पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है। पहले तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री पीवीटीवी ये योजना किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जनजातियों से, इनके विकास को लेकर। ठीक है, इसमें कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तब आप इसको याद रखेंगे। इसमें जो खर्च किया जाएगा वो 15,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी।
60वां प्रश्न है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किस काल के लिए की गई थी। तो याद रखेंगे 60वां प्रश्न है ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही हो जाएगा 2021-22 के, ठीक है, यानी 21-22 से 25-26 तक के लिए। कमेंट करके बताएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, आप सभी लोग बताएंगे सभी साथी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत रेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.41 लाख करोड़ रुपए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मेक इन इंडिया 2.0 कार्यक्रम कुल कितने क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो दोस्तों जो मेक इन इंडिया है ना, ये कितने क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तब आप टिक करेंगे 27 क्षेत्रों पर, ऑप्शन नंबर सी। 70वां प्रश्न है कि नई कर व्यवस्था के तहत आयकर की छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 लाख, ठीक है। अभी क्या था, इससे पहले 5 लाख रुपए से अधिक अगर किसी व्यक्ति के पास थे तो उसको टैक्स देना पड़ता था, अब यहाँ पर 7 लाख रुपए उसकी सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। यानी ये जो आयुष्मान कार्ड है ना, जिनसे इलाज आपका फ्री होता है, उनको बनाने के मामले में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है, तब टिक करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य, ऑप्शन नंबर डी। आइए मित्रों अगला प्रश्न है, हाल ही में विनय त्रिपाठी के स्थान पर किसे रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। यानी यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जब भी बात है तो CEO की बात होगी, ठीक है। अब किसको नियुक्त किया गया है, तब आप याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनिल लोहाटी को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो याद है कि हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रखती है, कभी ऑक्सफोर्ड की बात करेगा, तो हम पर आपसे ये ना याद रखना कि 2022 का वर्ड ऑफ ईयर किसे घोषित किया गया है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पर कहा गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होमर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है। यानी वर्ल्ड का सबसे सस्ता शहर कौन सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दमिश्क, ठीक है। अब ये किसकी राजधानी है, तो याद रखें दोस्तों ये सीरिया की राजधानी है, सीरिया की। अब दोस्तों इसका रीज़न क्या है कि ये सबसे सस्ता शहर क्यों घोषित किया गया है, दमिश्क, और ये किसकी राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी है। इसका रीज़न है कि संसार का सबसे डेंजर देश भी माना जाता है, आतंकवाद के मामले में सबसे खराब लिस्ट में आता है, तो यहाँ पर कोई भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते, इस वजह से इसको सबसे सस्ते शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सिल्वनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिजी का, ठीक है। फिजी के प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो याद रखेंगे सिल्वनी राजुका। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा, देखिए यहाँ पर आप देखिए शब्द चेंज हो रहा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा, अभी हमने देखा था ऊपर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, अब यहाँ दिया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो अब देखिए वहाँ पर जो आंसर था और यहाँ पर जो आंसर था दोनों में थोड़ा अंतर हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोल्डविन मोड को, ठीक है। वहाँ पर किसको दिया गया था, वो होमर था, ठीक है। तो उस वाले का होमर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का गोल्डविन मोड हो जाएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है। आप याद रखेंगे ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, कौन सी, ऑक्सफोर्ड, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ की थी, शायद वो भी अमेरिका की है, ठीक है। मेरे को क्लियर नहीं है, या तो अमेरिका या ब्रिटेन में से एक की हो सकती है, ठीक है। पर उसका शब्द याद रखेंगे, उसका होमर था, इसका गोल्डविन मोड था। आइए मित्रों, निम्नलिखित में से किस तिथि को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तब याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 नवंबर को, ठीक है। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान शेतांग, देखिए तूफान का नाम याद रखेंगे, शेतांग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थाईलैंड के द्वारा किया गया है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कि 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है। तब आप याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नोम पेन और कंबोडिया में, इन दो देशों में, ठीक है, नोम पेन और कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
तो आप याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नवंबर को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला को। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 82 में देखेंगे। भारत में कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 में रेफरी बनने वाली प्रथम महिला स्टेफनी क्राफर्ड किस देश की है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, या तो आपसे इन महिलाओं का देश पूछ सकता है, ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि इन्होंने हाल ही में किस विश्व कप में रेफरी का कार्य किया था, तो वो तो आपका कतर वाला। ठीक है, कतर में क्या हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लूला डी सिल्वा को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, ब्राज़ील का चुना गया। ठीक है, ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट फॉर लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? अभी हमने देखा था सबसे सस्ता शहर की बात की गई थी, तो उसमें आपका दमिश्क आया था, सीरिया की राजधानी। अब यहाँ पर सबसे महंगे शहर की बात हो रही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 84 में ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं हर वर्ष, तो अभी 2022 की बात की जाए तो सबसे महंगे शहरों में न्यूयॉर्क को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया है। इसका प्रक्षेपण किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसकी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, मिशन प्रारंभ। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरंभ, प्रारंभ, अभ्यास, शून्य, चारों को आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, दोनों को आप पढ़ेंगे। पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो सही बात, हमने देखा था बाली में इसकी मीटिंग हुई थी। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, तो आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कथन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बताइए, कथन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य की प्राकृतिक पहचान गमोचा को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो पहले तो याद रखेंगे गमोचा का संबंध किस राज्य से है, तो ये ऑप्शन नंबर असम, डी से है। अब इसको क्या देगा? GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये कौन से राज्य का है? आसाम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 88 में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडी में आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। अगला प्रश्न है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस तिथि को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत ने जो ग्रहण की है वो 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, G20 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी क्या करें, उन सभी को एक साथ नोट करते चलें। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि G20 की भारत में कौन सी मीटिंग किस शहर में की गई है। ठीक है, हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे जितने भी G20 की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई हैं उन सभी की लिस्टिंग एक साथ में लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितना हो सकता है अपने इस चैनल को, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आप सभी के साथ इसी प्रकार की वीडियो सेशन शेयर किए जाते रहे। मित्रों बढ़ेंगे 89वें प्रश्न की तरफ कि नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर किसको दिया गया? शरद कमल अचंता को, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखेंगे क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे शरद कमल अचंता को दिया गया है। इनका पेशा भी याद रखेंगे। ठीक है, इनका टेबल टेनिस पेशा है, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, मेरे को अगर सही है तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं, फिर भी आप आप क्या करें दोस्तों, एक बार आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संपन्न अंडर-13 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2022 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर PT ऊषा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अनंतनिम सूची में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उसमें शामिल नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया? तो 3 शामिल किए गए ना,
उनमें से कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तब आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो सूर्य मंदिर है ये मोढेरा गुजरात में, बिल्कुल सही है। उनाकोटी त्रिपुरी में, ये भी आप कहेंगे जी बिल्कुल। कैसा है ये 92 का, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये भी सही है। आप कहेंगे वडनगर, ये गुजरात में, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें कौन सा होता है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इन तीनों को शामिल किया गया, वो आप तीनों याद रखेंगे कौन कौन से हाल ही में शामिल किए गए हैं, ठीक है, कौन सा शामिल नहीं किया गया। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत के किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 93 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकोषीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है। पहले तो आप याद रखेंगे नीलगिरी पहाड़ियाँ कौन से राज्य में। अगर आपको ये पता है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कौन से राज्य में, तो आप कहेंगे तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। आइए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य ने किया है, तो आप याद रखेंगे कौन से राज्य के द्वारा ये कार्य किया गया है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल के द्वारा। अगला प्रश्न है किस भारतीय सशस्त्र बल ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय वायु सेना ने। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है, तो याद रखेंगे जल जन अभियान का उद्घाटन किस राज्य से किया गया है, तो वो तो आपका राजस्थान से, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है, आबू, तो आपने माउंट आबू सुना होगा, माउंट आबू राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों पर, तो वहीं से कार्य प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 720 मेगावाट की मांग छेदू जल विद्युत परियोजना भारत की सहायता से किस देश में लागू की गई है, याद रखेंगे दोस्तों ये भूटान में लागू की गई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे गए हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटरियर नामित किया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के माध्यम से, ठीक है। साइंस की बात हो रही है तो आप यहाँ पर याद रखेंगे विज्ञान की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FIH यानी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। कथन पहला है कि हरमनप्रीत को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय खिलाड़ी का कप्तान बनाया गया है। सेकंड है कि हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर राउरकेला उड़ीसा में FIH पुरुष विश्व कप का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों ही कथन सही हैं। यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं और इसका जो आयोजन किया गया भुवनेश्वर राउरकेला उड़ीसा में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच 102वां कि कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या गया है कि INCOVACC, ठीक है, यानी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं INCOVACC, जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजन बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकार किया गया था, किस संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये भारत बायोटेक के माध्यम से बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अवार्ड जीता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों शेयर करते रहें वीडियो को और कमेंट करके आप सभी अवश्य बताएं आपको ये प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में भारत के लिए अपने FY23 विकास पूर्वानुमान को जुलाई में 7.4% से घटाकर कितने % कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी 6.8% कर दिया है। अगला क्वेश्चन लंदन स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपने वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स लीग टेबल में भविष्यवाणी की है कि भारत इस वर्ष तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, यानी तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 2037 तक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रोजेक्ट वाणी को भारतीय विज्ञान संस्थान और किसके द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा ताकि AL आधारित भाषा
मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषा डेटा एकत्र किया जा सके जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी। आइए मित्रों थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब या किस तिथि को मनाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, 27 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, आप याद रखेंगे कौन कौन से कथन सही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। उनके जन्म दिवस को सुशासन के रूप में मनाया जाता है। यह सर्वप्रथम 2015 में मनाया गया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 25 दिसंबर को इनका सुशासन मनाया जाता है। पहली बार 2015 मनाया गया था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 109 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए, वीर गॉर्जिया 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान के साथ, ठीक है। वीर गॉर्जियर की बात हो रही है। अगला है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रैक साइकिलिंग को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 118वां प्रश्न कह रहा है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो दोस्तों आप सभी बताएंगे, सॉरी 1 सेकंड वेट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, वहाँ पर क्वेश्चन छूट गए थे। 112वां प्रश्न आएगा आपका 111 के बाद, ठीक है। 112 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अब चाहे महिला क्रिकेटर हो चाहे पुरुष क्रिकेटर हो, सबको समान वेतन दिया जाएगा। 113वां प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किस शहर में आयोजित किया गया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में आयोजित किया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेनाओं के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुखना झील चंडीगढ़ पर किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर किस राज्य में आकांक्षी तालुका एवं शहर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कहाँ पर किया गया था? तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर आकांक्षी तालुका की बात हो रही है तो ये महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही का उत्तर दीजिए। एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। आइए मित्रों थोड़ा बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ और यहाँ पर हम टिक करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पुस्तक और लेखक दिए ना गए ये किस तरीके से सम्मिलित होंगे। तो दोस्तों आप समझेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार इन पुस्तकों को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने ऑप्शन लेकर आता हूँ और फिर हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आप सभी के बीच आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी पुस्तक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो द इन्वेशन ऑफ नेचर, ये जो पुस्तक है ना वो किसकी है? तो ये दोस्तों आपकी किसकी है? तो आप याद रखेंगे एंड्रिया वुल्फ की ये पुस्तक है। दूसरा द स्ट्रगल फॉर नर्मदा, ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? तो आप याद रखेंगे ये पुस्तक आपकी नंदिनी ओझा की। तीसरी आपकी द अरब स्प्रिंग, ये पुस्तक किसकी है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये पुस्तक आपकी KP फेवियन की। और उसके बाद जो बची कुछ पुस्तक वो आपकी किसकी हो जाएगी? अमिताभ घोष की। तो इस प्रकार से आप चारों ही पुस्तकों को आप याद रखेंगे कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। आइए आज से आगामी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको हो सके तो कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे अपना जो प्रश्न था 118 में वो आप क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो याद रखें दोस्तों 118 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालयी याक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। इसी बीच 119वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 576 भाषाओं के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है?
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यू गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, दोनों को पढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये तो सही बात है। अगला है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग मनाया गया है। तो आप ये बताएंगे पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि दोनों ही गलत है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 23 की तरफ बढ़ते हैं। चीन के त्योयोंग अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम शेड्यूल का क्या नाम रखा है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या नाम रखा है, मैंगटियन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका मोना लोआ। ठीक है, आप याद रखेंगे मोना लोआ कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में USA हवाई द्वीप पर है। ठीक है, मोना लोआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सेंट के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो पहला तो आप इसके रचयिता याद रखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया ये भी आपको याद रखना है। तो वो तो आपके गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। 125, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे 126वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। किसकी बात हो रही है, तो डोनीपोलो हवाई अड्डे की। ये कहाँ पर है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। 15 जनवरी 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे देश को किस वर्ष तक, ठीक है आप याद रखेंगे इसको। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों मिस्टेक के लिए क्षमा मांगते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 27वां पूर्ण पढ़ता हूँ। 15 जनवरी 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे देश को किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना बनाई है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2025 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे 128वां। 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन फ्रीडे की 5वीं स्टील्थ सबमरीन ISS वागीर को नौसेना में शामिल किया गया है। INS वागीर का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा किस देश के सहयोग से किया गया है। तो कितना ज़बरदस्त प्रश्न है और घुमा के कितना पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, ये फ्रांस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 29वां कि देश की किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट US द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NTPC को। ठीक है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। या यात्सो झील को पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया, ये कहाँ पर है, तो ये योत्सो झील होगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी लद्दाख में। ठीक, अगला प्रश्न है 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्र संघ तुकडोजी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया गया 108वीं, ठीक है 108वीं विज्ञान का। 20 से 21 जनवरी 2023 को किस संस्था या संगठन द्वारा नगर पालिका ब्रांड और नगर पालिका वित्त पर एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों 132वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 133 18 दिसंबर 2022 को परियोजनाओं 15वीं वर्ग के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाओ को कहाँ से नौसेना डाक यार्ड में कमीशन किया गया है या शामिल किया गया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। डाक यार्ड में शामिल किया गया ये होना चाहिए, कमीशन किया गया, चलो हो सकता है ये भी सही होगा। ठीक है, अब बताएंगे पर 133 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई के माध्यम से। अगला क्वेश्चन DGSP या IGSP सम्मेलन 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है। यानी 2022 का सबसे बेस्ट थाना कौन सा रहा है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे वो थाना रहा आपका उड़ीसा राज्य का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व क्रिकेटर इयान मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इंग्लैंड के, ठीक है। 135 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन पहला कह रहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2030 तक कुष्ठ संक्रमण शून्य करने हेतु 2023 से 2027 के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना और रोड मैप तैयार किया है। कथन सेकंड कह रहा, भारत को वर्ष 2006 में कुष्ठ रोग उन्मूलन वाला देश घोषित किया गया था। अब आप बताएंगे कौन सा सही है। आप कहेंगे जी 136 का तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 137 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीरा पहल की घोषणा की गई, ठीक है, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा कि सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या पूछा गया? सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे ये वांग ए बहु जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है, ठीक है, वांग ए बहु क्षेत्र जम्मू कश्मीर में। अगला, देश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस मोबाइल ऐप को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों अवैध जो खनन होता है ना, उसको रोकने के लिए, तो याद रखेंगे वो है आपका खनन प्रहरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं, या जो आंकड़ा है वो आया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 41 करोड़ लोग। अगला, पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, सिक्किम राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन का COP27 शर्म अल शेख यानी मिस्र में आयोजित हुआ है। दूसरा कह रहा, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का COP15 मॉर्टियन यानी कनाडा में किया गया है। अब आप बताएंगे इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। तो जब आप ऑप्शनों को देखेंगे तो आप कहेंगे जी दोनों ही कथन कैसे हैं, सही हैं, ठीक है। ये जो जलवायु परिवर्तन वाला ये मिस्र में हुआ है, और ये जो मार्टियन प्रोटोकॉल वाला ये आपका कनाडा में हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न करा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे ये आयोजित किया गया है, आपका कौन सा क्वेश्चन है, 145 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। अगला है, 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलैंड में की गई है। अगला क्वेश्चन है, विमानन क्षेत्र की भारत की द्विवार्षिक प्रदर्शनी एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2023 में होना है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न करा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40वीं रैंक प्राप्त हुई है। किसकी बात हो रही है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में 2022 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रश्न करा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक के आधार पर भारत को कौन सी रैंक 180 देशों में प्राप्त हुई है? तो आप याद रखें दोस्तों, भ्रष्टाचार सूचकांक के मामले में जो भारत की रैंक प्राप्त हुई है वो है आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 85वीं रैंक, ठीक है। काफ़ी बुरी स्थिति से भारत भ्रष्टाचार के मामले में गुजर रहा है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स निम्नलिखित में से किस संस्थान का नियमित प्रकाशक है या प्रकाशन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व बैंक के माध्यम से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कितने प्रश्नों को डिस्कस किया? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 150 प्रश्नों को डिस्कस किया, जो आपके UPPCS, ROARO, VEO प्रश्नों को एग्जाम को ध्यान में रखकर ये प्रश्न डिजाइन किए गए। विशेषकर ये जो 14 मई को परीक्षा है उसको लेकर ये प्रश्न डिजाइन किए गए थे। क्लास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ पर आपको ROARO, VEO, लोअर PCS से संबंधित बहुत सारे नोट्स आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। तो आप एक बार ज्वाइन कीजिए उसको और आप वहाँ से सारे के सारे नोट्स ले सकते हैं। चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को इतना रखते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।